प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 80,000 करोड़ के कैश पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप लास्ट मंथ से कंपेयर करेंगे तो जून मंथ में ये फिगर था अबाउट 62,000 करोड़ का, और जुलाई मंथ में ये फिगर बढ़कर हो गया 80,000 करोड़। और परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो जून में 4.6% था, मतलब जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का टोटल AUM है उसका अबाउट 4.6% कैश में था, और जुलाई में वो बढ़कर हो गया 5.4%। तो यहाँ सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो मैं कैश बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो कैश का मतलब ये नहीं हुआ कि ना सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनी के, क्योंकि वहाँ पे अगर आप करेंट अकाउंट में रखेंगे तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिलेगा ना। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ओवरनाइट फंड्स या फिर वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ की म्यूचुअल फंड कंपनीज को थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जुलाई मंथ का जो कैश लेवल है वो 15 मंथ हाई पे है। और अगर आप मोतीलाल ओसवाल का जुलाई मंथ का रिपोर्ट चेक करेंगे तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड, तो जब मैं म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ तो उसमें सारे इक्विटी स्कीम्स आएंगे ना, लाइक उनका फ्लेक्सी कैप भी है, ELSS फंड भी है। तो वहाँ पे कैश लेवल है 16.1%। मतलब आपने जो भी उनके इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है उस टोटल पैसे का 16.1% रफली कैश में रखा गया है। और क्वांट म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जून में कैश में था 7%, जो कि जुलाई में बढ़ाकर कर दिया गया है 14%। इनफैक्ट और भी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनका अगर आप कैश लेवल चेक करेंगे जुलाई का तो अबाउट 10% के आसपास है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा कैश लेवल है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज इतना ज़्यादा पैसा कैश में क्यों रख रही हैं, और कैश में पैसा रखने का फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स हैं उनको क्या लगता है, कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर वो कॉशियस हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, और साथ ही मैं खुद के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी कैश में पैसा रखती क्यों है। तो देखिए इसके 4 प्रोमिनेंट रीजंस हैं। नंबर 1 है रिडेम्पशंस, क्योंकि देखिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन कभी कभी रिडेम्पशन भी तो करते हैं, पैसा निकालते भी हैं। पैसे की ज़रूरत पड़ गई या फिर हमारा गोल पूरा हो गया तो हम पैसा निकालते भी हैं। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड कंपनी पूरा का पूरा पैसा ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे तो जब रिडेम्पशन होगा तो इमीडिएटली पैसा लौटाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि उसके लिए उसको स्टॉक्स को बेचना होगा। तो इसीलिए सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ना इक्विटी स्कीम्स जो भी है उनका, इवन डेट में भी कुछ पैसा कैश में रखती हैं, ताकि अगर रिडेम्पशंस आ जाएं तो उसे इमीडिएटली सर्विस किया जा सके। मतलब यहाँ पे रिडेम्पशन आएगा तो ऐसा तो म्यूचुअल फंड कंपनी बोलेगी कि नहीं आप वेट करो, मैं कुछ स्टॉक्स बेचूंगा, जब पैसा आएगा तो फिर मैं पैसा वापस लौटाऊंगा, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसीलिए सारी कंपनीज कुछ पैसा रखती हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का, तो ऑफकोर्स वहाँ पे फंड मैनेजर्स थोड़ा टाइम लेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उस समय वो थोड़ा पैसा कैश में रख सकते हैं। थर्ड हो सकता है कि फंड मैनेजर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ना, कहीं पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर करें उसके कारण भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो वहाँ पे भी फंड मैनेजर्स कैश में रखेंगे, कुछ समय वेट करेंगे ना कि कहाँ पे पैसे को डिप्लॉय करें। फोर्थ रीज़न हो सकता है NFOs, न्यू फंड ऑफर्स। आजकल तो बहुत सारे NFOs आ रहे हैं, जब भी मार्केट अच्छा करता है तो NFOs बहुत आते हैं, तो उसके कारण भी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास बहुत पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं ना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 3, 4, 5% के आसपास का कैश है तो ये नॉर्मल है, रिडेम्पशन के लिए रखा गया है, ठीक है। अगर कोई लार्ज कैप का स्कीम है तो उसमें 2-3% सफिशिएंट है, उतना कैश रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े स्टॉक्स है ना, लिक्विडिटी बहुत है, कभी भी बेचकर पैसा वहाँ से निकाला जा सकता है। मिड या स्मॉल कैप के अगर स्कीम्स हैं तो वहाँ पे आपको कैश थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, मे बी 4-5%, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी स्टॉक्स को बेचने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए कैश ज़्यादा रखेंगे। तो ये नॉर्मल है अप टू 5%, 4-5%। लेकिन हाँ अगर कोई 5-10% का कैश रख रहा है तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स ये माना जाएगा कि फंड मैनेजर ना वेट कर रहा है, अच्छा खासा पैसा है, कि स्टैगर्ड मैनर में या तो इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर मार्केट थोड़ा गिरेगा तब इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर फंड मैनेजर्स
10% से भी ज़्यादा का कैश रख रहे हैं, तब तो बिल्कुल ये आप मान कर चलें कि फंड मैनेजर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में मार्केट में गिरावट आ सकता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सर्टेन है कि गिरेगा ही मार्केट, क्योंकि हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो। तो वहाँ पे भी फंड मैनेजर्स ना कॉल लेंगे कि जब मार्केट गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और अच्छा खासा पैसा उस समय कैश में होता है। इंडिया के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो ये ऑल 4 फैक्टर्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। रिडम्पशन के लिए तो ऑफकोर्स पैसा रखना है, साथ साथ एनएफओ से अच्छा खासा पैसा आ रहा है इंडिया में, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में अच्छा खासा पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का, और साथ ही फंड मैनेजर्स कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। लास्ट 2-3 ईयर्स में कुछ स्टॉक्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। इसीलिए जो कैश का है अमाउंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ओवरऑल वैल्यूएशंस भी अगर आप देखेंगे ना इंडियन मार्केट्स का, तो लार्ज कैप तो मैंने हमेशा बताया है कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोलेंगे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो जब भी इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन होता है तो बिल्कुल वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है। इसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर्स ने अपना जो कैश लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कैश कितना रखना है ये उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी के अप्रोच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 तरीके के अप्रोच होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के। एक अप्रोच ये होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का मानना होता है कि देखिए ये जो एसेट एलोकेशन है ये इन्वेस्टर का काम है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जनरली आपसे एसेट एलोकेशन की उम्मीद नहीं रखते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए मैंने पैसा किसी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो ऑफकोर्स मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि पूरा पैसा ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर कैश रखना है तो मैं खुद से करूँगा ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन मैंने किया हुआ है। मैंने कुछ गोल्ड में रखा हुआ है, कुछ डेट में रखा हुआ है, तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है, एसेट एलोकेशन ऑलरेडी किया हुआ है। फंड मैनेजर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी एसेट एलोकेशन करो, क्योंकि मैंने खुद से किया हुआ है। तो इस तरह का अगर अप्रोच है म्यूचुअल फंड कंपनी का, तो उस तरह की म्यूचुअल फंड कंपनी कैश में ज़्यादा पैसा नहीं रखती हैं, वो सिर्फ रिडम्पशन के लिए ना 3-4-5% के आसपास ही रखती हैं, और पूरा पैसा वो इन्वेस्ट कर देती हैं। जबकि दूसरा अप्रोच क्या हुआ कि यहाँ पे फंड मैनेजर एसेट एलोकेशन पे भी ध्यान रखता है। अगर उसे लगेगा कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कैश का लेवल बढ़ा लेगा, तो जब मार्केट गिरेंगे तो वहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए ये जो अप्रोच है फंड मैनेजर का ना, तो काफ़ी लोगों को लग सकता है नहीं ये तो अच्छा है, लेकिन ये 2 धारी तलवार है। वो इसलिए है कि ये मार्केट टाइमिंग है, और मार्केट टाइम करना बहुत डिफ़िकल्ट है फंड मैनेजर्स के लिए भी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, फंड मैनेजर्स के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि फंड मैनेजर ने मान लीजिए बहुत ज़्यादा कैश लिया हुआ है, लाइक पराग पारेख म्यूचुअल फंड कंपनी ने या फिर क्वांट ने बहुत ज़्यादा कैश फिलहाल रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट गिर नहीं रहा है। हाँ, जुलाई से ही उन्होंने कैश बहुत बढ़ाया हुआ है, अभी हम अगस्त आ चुके हैं, ये भी एंड होने वाला है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से वो लूज़ आउट कर रहे हैं रिटर्न्स पे। तो अगर मतलब आपने बहुत ज़्यादा कैश रख लिया, मार्केट गिर गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे रेट पे इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न्स वहाँ से थोड़ा फ़ायदा होगा, रिटर्न्स बढ़कर आएंगे। लेकिन आपने कैश में बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स आपके रिटर्न्स कम आएंगे। तो अगर इन म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने कैश बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, उनका अगर आपको रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो उसका एक कारण ये कैश लेवल भी हो सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कैश कितना रखता है, इससे आपको एक तरीके से उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ही पता चलता है ना, कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत ज़्यादा कैश रखती है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बिल्कुल नहीं कैश रखती है। तो ऑफकोर्स जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो इन डिटेल्स को भी चेक कर लेना चाहिए। जनरली मैं आपको बताता हूँ ना, एसेट एलोकेशन चेक करें, मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें। तो जब मार्केट कैप एलोकेशन चेक करते हैं वहीं पे मैं कैश के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो कैश भी जनरली हमें चेक कर लेना चाहिए, उसे रफली एक आइडिया मिलता है कि फंड मैनेजर का फिलहाल मार्केट पे कॉल क्या है, क्या वो सोच रहा है। तो ये भी हमें जनरली चेक कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने अच्छी तरह से एसेट एलोकेशन किया हुआ है, मार्केट कैप एलोकेशन का अच्छा ध्यान रखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आप वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं जो कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट नॉट पूरा बट ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रही हैं, ज़्यादा कैश एलोकेशन नहीं ले रही हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं ना,
आप अच्छी तरह से आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया हुआ है, दूसरे एसेट क्लासेस में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए जा सकते हैं जो कि कैश एलोकेशन भी ज़्यादा रखती हैं। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, आप अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ शर्त ये है कि आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। शॉर्ट टर्म में देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे अननोन इवेंट्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे कमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप दूसरे इकोनॉमी से मुकाबला करें, दूसरे स्टॉक मार्केट से मुकाबला करें, तो इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। तो वैसे तो शॉर्ट टर्म में भी हमारा परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए, लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ इश्यूज़ ना फिलहाल अगर आप बोले तो हैं, लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो उसके कारण कभी ना कभी गिरावट आ सकता है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी तक बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफ़ी समय से ऊपर है, तो वहाँ यू नेवर नो, ऑल ऑफ अ सडन पता चला है रिसेशन आ गया, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखिए मैंने हमेशा रिपीट किया है, हमेशा इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप याद रखें, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्योर लक है। अगर आपका लक क्लिक करेगा तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे, नहीं तो प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने कुछ समय पहले अपने एक वीडियो में बताया था इसके बारे में, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट 2 डिफेंस स्टॉक में था और एक रेलवे स्टॉक में था। ऑफ कोर्स और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं जहाँ की अच्छा रिटर्न आया था मुझे, तो मैं इन दोनों से निकल चुका हूँ। मतलब रेलवे के जो स्टॉक्स थे या फिर डिफेंस स्टॉक्स से मैंने पूरा निकल गया हूँ, एग्जिट कर लिया मैंने, पूरा का पूरा कैश में रखा हुआ है। और अगर मेरा कैश लेवल देखेंगे फिलहाल, कुछ और स्टॉक्स मैंने ऑफकोर्स बेचा है, तो 30% के आसपास है, लेकिन हाँ 70% अभी भी इन्वेस्टेड है। मैं स्टॉक्स की बात बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ। मोस्टली मैं STP 6 मंथ STP या SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो इन दैट केस लमसम। तो म्यूचुअल फंड्स में मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ स्टॉक्स में मैं कभी कभी चेंजेस करता हूँ। तो स्टॉक पोर्टफोलियो मैंने चेंजेस किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे, जहाँ कि अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है, जहाँ की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, वहाँ से मैं निकल चुका हूँ और कैश में रखा हुआ है। जब मार्केट यहाँ से, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आइडियली गिरना चाहिए, और मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो ना मिड कैप स्मॉल कैप में ही होता है, तो वहाँ पे जब गिरेगा तो अच्छे वैल्यूएशंस पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि अगर आप फंड मैनेजर्स को देखें तो वहाँ पे किन सेक्टर्स पे वो बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं। देखिए फिलहाल अगर बेरिश बोले या फिर कॉशियस बोले तो ऑफकोर्स रेलवे डिफेंस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, PSU के ज़्यादातर स्टॉक्स, ऐसा नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, आप ये ध्यान में रखें, ठीक है, परफॉर्मेंस अभी भी ठीक चल रहा है। लाइक रेलवे डिफेंस ऐसा नहीं ख़राब हो गया, ये इंटैक्ट है, ये स्टोरी अभी कुछ सालों तक चलेगा, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है, उसके कारण मैं भी इसी कारण निकला हूँ। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव फिर से हो जाता है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है, मैं फिर से इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन हाँ फिलहाल वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, बहुत अच्छा इसका प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमें कॉशियस अप्रोच लेना होगा। कहाँ से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, तो मैंने कुछ समय से तो आपको बता ही रहा हूँ मैं, IT, हाँ, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड, मार्केट है, कभी भी कुछ हो सकता है, सिर्फ मैं एक ट्रेंड बता सकता हूँ जो कि मुझे समझ में आ रहा है। बट हाँ, आपको क्या करना है, आपको खुद का रिसर्च करके डिसीजन लेना चाहिए। तो IT का ठीक ठाक लग रहा है, इस मेरे पोर्टफोलियो में भी देखेंगे तो IT मैंने काफ़ी भर लिया है, बहुत ज़्यादा IT का एक्सपोजर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंजम्पशन ना, FMCG में देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन ना, तो वैल्यूएशन ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम हो गया, लेकिन हाँ रिटर्न्स काफ़ी समय से नहीं आया है। और इंडिया में देखें तो मॉनसून इस बार ठीक ठाक रहा है, रूरल इकोनॉमी में पिकअप हो रहा है, तो वैसे देख कर लगता है कि FMCG में भी पिकअप आएगा, तो वो एक हो सकता है कंजम्पशन में। और उसके अलावा फार्मा भी मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ, वहाँ तो ऑलरेडी आप देख रहे हो परफॉर्मेंस आ रहा है, फार्मा कंपनीज में अच्छा खासा रिटर्न है, अभी और भी रिटर्न्स आ सकता है। देखिए IT और फार्मा तो US के कारण एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, US इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, तो ना IT की कंपनी जो कि US में ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, फार्मा कंपनी जो कि US में ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, उन्हें एक
ना लेग अप मिलेगा, वहाँ अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिख भी रहा है, आईटी में भी आपको दिख रहा होगा लास्ट फ्यू डेज से, फार्मा में तो ऑलरेडी 1 साल से भी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, कंजम्पशन में भी एफएमसीजी में आप देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे हैं। इसके अलावा बैंकिंग देखिए बैंकिंग अभी बिल्कुल डाउन एंड आउट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा होगा ना। एफआईआईज जब भी बेचते हैं तो ज़्यादा बैंकिंग बिकता है क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ऑफकोर्स मुझे लगता है कुछ और महीनों तक शायद वहाँ पे पेन पॉइंट रहेगा, नो डाउट बट दैट। लेकिन वहाँ पे भी जब एफआईआईज का पैसा आएगा तो बैंकिंग में अच्छा खासा पैसा आएगा, वहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो बैंकिंग भी वापस आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ऑटो, ये भी बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे भी वैल्यूएशंस ज़्यादा हो गया है। तो देखिए अभी जो भी मैंने आपको बताया वहाँ पे सिर्फ सेक्टर वाइज आपको नहीं देखना, आपको देखना है क्वालिटी और वैल्यू दोनों देखना है। तो अगर क्वालिटी अच्छा है और वैल्यूएशन अच्छा है तभी आइडियली हमें वहाँ पे जाना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना है कि यार बहुत अच्छा क्वालिटी है तो वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा होगा, दिस आई अंडरस्टैंड, तो बिल्कुल वो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में उन्हें आंसर करने की। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।